कंसल्टेशन पेपर्स में से आपको लास्ट का कंसल्टेशन पेपर जो कहता है कि कंसल्टेशन पेपर ऑन मेजर्स टू स्ट्रेंथन इंडेक्स डेरिवेटिव्स फ्रेमवर्क फॉर इंक्रीज्ड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड मार्केट स्टेबिलिटी। आप ये भी तो बता सकते थे कि जो 3 साल का कंसिस्टेंट एफ&ओ ट्रेडर है वो कितने प्रॉफिट के साथ है, और जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल ट्रेडर है इन चीज़ों के कारण उसके ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। अगला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट साइज को लेके, एंड दिस इज अ बिग पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट से हर तरह का ट्रेडर, ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, फ्यूचर ट्रेडर, सब पे इंपैक्ट आया है, स्पेशली उस पे जो छोटे लेवल का ऑप्शन बायर है। तो दोस्तों सेबी का एक कंसल्टेशन पेपर आया है एफ&ओ ट्रेडिंग के ऊपर जो कि कहता है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मार्केट की स्टेबिलिटी और साथ में सस्टेन्ड कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी हो गया है कि एक ऑप्शन ट्रेडर समझे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना खतरा है, क्यों हुआ है ये खतरा, इसके बारे में बात की गई है। एक बिहेवियर क्या है ऑप्शन ट्रेडर का या फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर का, इस सेगमेंट को लेके इसके बारे में डेटा के साथ बताया गया है, और साथ में 7 अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि ये सॉल्यूशंस हैं, ये हम करने की कोशिश करेंगे। आपसे एक रिटेल ट्रेडर से सलाह भी मांगी गई है कि आपका क्या विचार है, कैसे देना है विचार, किस तरह से आपको वो कंसल्टेशन भरना है, वो भी इस वीडियो में बताएंगे। और ये भी बताएंगे जो इस कंसल्टेशन पेपर में नहीं है, मतलब एफ&ओ ट्रेडर जो नुकसान कर रहा है उसके बारे में तो बात की गई है, लेकिन जो समय दर समय लगाकर आज की तारीख में प्रॉफिटेबल हुआ है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। एक कंसिस्टेंट एफ&ओ ट्रेडर की लाइफ किस तरह से इम्पैक्ट होने वाली है, विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों 2023-24 में करीब 92.5 लाख रिटेल और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने एफ&ओ में ट्रेड किया। उसमें से सिर्फ 14.2 लाख ट्रेडर्स ही प्रॉफिटेबल रहे। मार्केट में ओवरऑल लॉस इस सेगमेंट में स्पेशली इंडेक्स डेरिवेटिव्स में करीब 51,689 करीब 52,000 करोड़ रुपए का हुआ। इस कॉन्टेक्स्ट के साथ इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्केट में यस डेरिवेटिव्स प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करता है, लिक्विडिटी लेके आता है, इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन देता है रिस्क को मैनेज करने का, लेकिन एज ऑफ नाउ दिस सेगमेंट इज नॉट वर्किंग फॉर देम, मतलब ये नुकसान ही करवा रहा है। इसको टेबल के साथ बताने की कोशिश की गई है जिसमें इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस, इन सब का टर्नओवर लिया गया है और देखा गया है कि पिछले कुछ सालों से ये टर्नओवर में इंक्रीज कितना आया है, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट these segments only। फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स फ्यूचर्स में 2018 में 48 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ करता था, अभी वो वैल्यू 74 लाख करोड़ है, बहुत बड़ा फर्क नहीं है। स्टॉक फ्यूचर्स में 156 लाख करोड़ था, वो 256 लाख करोड़, मतलब बहुत कम इंक्रीज आया है। स्टॉक ऑप्शंस में 1.5 लाख करोड़ से 14 लाख करोड़ हुआ है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में 4.5 लाख करोड़ से बढ़ के 138 लाख करोड़ हो गया है, मतलब टर्नओवर में इंक्रीज आया है। टर्नओवर में इंक्रीज का मतलब है कि ऑप्शन ट्रेडर्स भर भर के आए हैं। स्पेशली पिछले 2 सालों के अंदर ये वैल्यू करीब 2.5 गुना बढ़ चुकी है। और जब ये फॉर्मेट में ट्रेडिंग होती है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही, लेकिन अगर पिछले 1-1.5 साल से देखा जाए और स्पेशली जुलाई 2024 इसी महीने का डेटा देखा जाए, सेंसेक्स में एक्सपायरी डे के दौरान ही 96% टर्नओवर आती है। मतलब 4 दिन पहले सेंसेक्स में कोई टर्नओवर ही नहीं है, कोई लिक्विडिटी नहीं है, कोई वॉल्यूम ही नहीं है। बैंकेक्स में वो नंबर 97% हो जाता है, निफ्टी में 64, बैंक निफ्टी में 62%। और अजीब बात अभी खत्म नहीं हुई है, अजीब बात लास्ट आवर चल रहा है तो 40% पूरे टर्नओवर का 40% तभी आएगा, मतलब उससे पहले सिर्फ 60% टर्नओवर हुई होती है। 36% बैंकेक्स में, 28% और 26% निफ्टी, बैंक निफ्टी। और तो और सेंसेक्स की पूरी टर्नओवर का 27% एक्सपायरी डे के लास्ट आधे घंटे में आता है। और इस डेटा में वो वॉल्यूम्स नहीं है जो कि ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को स्क्वेयर ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। देखिए यहाँ तक जो डेटा कहता है वो फैक्चुअली और स्टैटिस्टिकली इट मेक्स सेंस, मतलब एक तरीके से एफ&ओ ट्रेडर मार्केट में आ रहा है, एक्सपायरी के दिन आ रहा है और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ आ रहा है, लेकिन जब वो आता है तो एक्सपायरी डे में स्पेशली हाफ एन आवर या 1 आवर बिफोर आता है, वहाँ पे वेल्थ क्रिएशन या स्ट्रेटजी या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती। वो ज़ीरो हीरो या मार्केट में मैं अमीर हो जाऊँगा उस माइंडसेट के साथ आने वाले लोग रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं, फिगरेटिवली स्पीकिंग। हालांकि मेरे यहाँ पे 2 छोटे सवाल हैं। पहला कि क्या सेबी ने जो मंथली एक्सपायरी होती है उस समय जो लास्ट आवर होता है या लास्ट हाफ एन आवर होता है, वीकली एक्सपायरी को कर्व करने की कोशिश की जा रही है, दैट मेक सेंस। बट क्या मंथली एक्सपायरी में जो ट्रेडर का बिहेवियर है वो सिमिलर है या अलग है?
ये देखने की कोशिश की गई है या नहीं। और दूसरी चीज़ 2016, 17, 18, 19, 2020 जब कोविड नहीं था या फिर इन्फ्लुएंसर नहीं थे, जो मार्केट में ऑप्शन को लेकर इतना झुकाव नहीं था, इंट्राडे ट्रेडिंग थी, उस समय का यूज़र बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग क्या था? क्या उस समय भी इसी तरीके से एक्सपायरी के दिन वॉल्यूम में इतना जंप आता था? इफ़ दैट वॉज हैपनिंग देन, अगर ऐसा हो रहा था तो अगर आज भी हो रहा है तो कुछ फ़र्क नहीं है, तो ये रूल का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन अगर बिहेवियर कुछ अलग था उस समय, विच वी डोंट हैव द डेटा ऑफ, तो शायद इट मेक सेंस। इन्हीं स्टैट्स में एक स्टैट और भी है जो बताता है कि अगर 100% ट्रेडिंग, मतलब एक ट्रेडर F&O में ट्रेडिंग करता है, 100 रुपये लेके आता है, तो वो 100 रुपया 2018 में कहाँ लगा रहा था, आज की तारीख में कहाँ लगा रहा है। 2018 में F&O ट्रेडर्स 100 रुपये में से 24 रुपये इंडेक्स फ्यूचर में लगाते थे, 74 रुपये स्टॉक फ्यूचर में, 2 रुपये इंडेक्स ऑप्शंस में और 1 रुपया स्टॉक ऑप्शन। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग ना के बराबर थी। 3% वॉज ऑप्शन ट्रेडिंग, 97-98% वॉज फ्यूचर्स ट्रेडिंग। आज की तारीख में वो नंबर इंडेक्स फ्यूचर के लिए 19% रह गया, स्टॉक फ्यूचर्स के लिए 36%, इंडेक्स ऑप्शंस के लिए 41% और स्टॉक ऑप्शंस के लिए 3%। जो नंबर 2018 में 2% था, वो 20 गुना से ज़्यादा बढ़ के 41% हो गया है। मतलब एक रिटेल ट्रेडर अक्रॉस F&O ट्रेडिंग इंडेक्स ऑप्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा लगा रहा है। अब इन तरह के डेटा पॉइंट्स सेबी ने इस कंसल्टेशन पेपर में और भी दिए हैं, जो कि आगे चल के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन लेट्स मूव ऑन टू द 7 पॉइंट सेबी हैज़ मेड, जो कि सेबी को लगता है कि एक तरीके से सुझाव हो सकते हैं, सॉल्यूशन हो सकते हैं। सबसे पहला प्रपोजल है अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस को रैशनलाइज करना। अगर आज की तारीख में देखेंगे तो निफ्टी में आपको 35 इन द मनी और 35 आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस मिल जाएंगे, जहां पे आप अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, कॉल पुट बाय कर सकते हैं। मतलब टोटल अराउंड 70। और ऐसे ही बैंक निफ्टी में करीब 90 स्ट्राइक प्राइसेस आप यूज कर सकते हैं, जो कि इन एक्सचेंजेस ने खुद इंट्रोड्यूस किए हैं। अब सेबी को लगता है कि इतने सारे स्ट्राइक प्राइसेस अलाउड नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी एक्सचेंज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 50 स्ट्राइक प्राइस रख सकता है, 25 ऊपर 25 नीचे। अब इसके पीछे का रीजन ये दिया गया है कि जितनी भी मार्केट में एक्टिविटी हो रही है, जितनी मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, इतने सारे स्ट्राइक प्राइसेस होने के कारण वो स्कैटर हो जाती है। मतलब मार्केट में जो वॉल्यूम है वो बिखरा हुआ है, और कई बार इस बिखरे हुए वॉल्यूम के कारण मार्केट में सडन प्राइस मूवमेंट्स आ जाती हैं, जिससे बहुत सारे ट्रेडर्स का, स्पेशली ऑप्शन सेलर्स का बड़ा नुकसान होता है। इसके अलावा बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस होने का नुकसान एक और भी होता है, जो कि इस रिपोर्ट में नहीं है। जो डीमेट अकाउंट हैंडलिंग के या प्रॉफिट शेयरिंग के स्कैम होते हैं, वो डीप OTM के स्ट्राइक प्राइसेस में बाइंग एंड सेलिंग करवा के नुकसान करवाते हैं। एक्चुअल में काउंटर पोजीशन बनाई जाती है। इस तरह के सॉल्यूशन से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। तो सेबी ने सॉल्यूशन क्या दिया है? सेबी ने कहा है कि स्ट्राइक इंटरवल, जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, उसमें जो फर्क होगा, जो 25 स्ट्राइक प्राइसेस होंगे, उनमें जो फर्क होगा वो यूनिफॉर्म रहेगा जब तक मार्केट 4% प्रिवेलिंग प्राइस के ऊपर या नीचे है। 4% के बियॉन्ड जाने के बाद ये जो फर्क है अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में, वो भी बढ़ता जाएगा। हालांकि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि इस चेंज के कारण ऑप्शंस बायर की बजाय ऑप्शन सेलर्स पे ज्यादा इंपैक्ट पड़े। अगला प्रपोजल ऑप्शन प्रीमियम की अपफ्रंट कलेक्शन को लेके है। हालांकि ये सेटलमेंट एक ब्रोकिंग हाउस और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बीच में होती है, लेकिन इस प्रपोजल में ये चीज़ क्लियर कट कर दी गई है कि एक ऑप्शन बायर को शुरुआत में ही ब्रोकर को अपना प्रीमियम पे करना होगा, उसकी जेब से पैसा शुरुआत में ही चला जाएगा। हालांकि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि बड़े ब्रोकर्स ऑप्शन बायर से अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ मार्जिन का जो ये प्रोविजन है पहले से ही कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा इंपैक्ट नहीं देगा। अगला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट साइज को लेके, एंड दिस इज अ बिग पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट से हर तरह का ट्रेडर, ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, फ्यूचर ट्रेडर, सब पे इंपैक्ट आया है। स्पेशली उस पे जो छोटे लेवल का ऑप्शन बायर है, छोटे लेवल का ऑप्शन सेलर है, शुरुआत में कम पोजीशन के साथ ट्रेड कर रहा है, मार्केट को सीखने का टाइम दे रहा है, देख रहा है कि मैं छोटे कैपिटल के साथ कंसिस्टेंटली ट्रेड कर पाता हूं या नहीं, प्रॉफिट निकाल पाता हूं या नहीं। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस रूल देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि उस तरह का ट्रेडर मार्केट में अब एग्जिस्ट ही ना कर पाए, क्योंकि एज पर दिस प्रपोजल ये 2 फेजेस में चेंज किया जाएगा। पहले मार्जिन जो आज की तारीख में 5 से 10 लाख है, उसको बढ़ा के 15 से 20 लाख कर दिया जाएगा। फिर अगले फेज में ये वैल्यू 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख तक की जा सकती है। मतलब अप टू 6 टाइम्स द वैल्यू दैट द पर्सन इज गिविंग
टुडे। मतलब एक छोटा ऑप्शन बायर जो कि 5,000 10,000 के साथ ट्रेडिंग कर रहा है, उसको मिनिमम 30 से 40,000 रुपये आज देने पड़ेंगे, आगे चल के वैल्यू 60,000 रुपये हो सकती है। सिमिलरली एक ऑप्शन सेलर जो एक लॉट के साथ ट्रेडिंग करता है 1-1.5 लाख के साथ, उसको कम से कम 5 लाख के साथ ट्रेड करनी पड़ेगी, आगे चल के देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पुटिंग एटलीस्ट 6 लाख रुपीज, जिससे वो वाला सेगमेंट ऑफ ट्रेडर जो कि एक मास लेवल पे ट्रेड करता है, मतलब वॉल्यूम में आते हैं ये लोग जो शुरुआत में मार्केट को समय देते हैं, पैसे देते हैं, इसमें वो लोग भी होते हैं जो स्पेकुलेटिव या गैम्बलिंग के माइंडसेट के साथ आते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, हीरो जीरो करते हैं, नुकसान होगा देखा जाएगा, गैम्बलिंग करके रातों रात अमीर बनेंगे। वो सब सेट ऑफ पीपल आर ऑल्सो देयर इन दिस सेगमेंट, बट दिस ऑल्सो किट, कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो इस केस में जो वो सीरियस ट्रेडर था जो कि एक जर्नी बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि आगे चल के 2-3 साल बाद एक बड़ा ट्रेडर बन सकता था, उसको आज की तारीख में बोला गया है कि अगर आपको सच में बड़ा ट्रेडर बनना है तो आज की तारीख में बड़ा पैसा लेकर आओ, छोटा पैसा लेकर आओगे तो आप इस सेगमेंट में ट्रेड नहीं कर सकते। अब F&O ट्रेडिंग में अगर आप इतने बड़े एंट्री बैरियर्स रख देंगे पैसे को लेके कि इतने पैसे से कम में ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, तो ये जो ऑप्शन ट्रेडर है या फ्यूचर ट्रेडर है मार्केट में, इस तरह की मार्केट में नहीं आएगा। ये पेनी स्टॉक्स, अगर इसको स्टॉक मार्केट में रहना है तो ये पेनी स्टॉक्स या स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा लगाएगा जो कि ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं, ज़्यादातर मैनिपुलेटिव होते हैं, वहाँ पे नुकसान खा सकता है। नहीं तो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट, जैसे हम कितनी बार बता चुके हैं, स्टॉक मार्केट को ही अलविदा कह के डब्बा ट्रेडिंग की तरफ जा सकता है, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में जा सकता है, ये सब चीज़ें कर सकता है। तो एक तरीके से वही ट्रेडर F&O में नुकसान नहीं करेगा, लेकिन नुकसान तो जिंदगी में करेगा ही करेगा। अगला पॉइंट है रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब हफ्ते में आज 5 एक्सपायरी होती हैं, मतलब हर रोज़ एक्सपायरी, हर रोज़ दुकान खुलती है BSE LSE की, हर रोज़ ट्रेडर आते हैं, हर रोज़ ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि हमने बताया शुरुआत में सेबी का डेटा कहता है कि 96% 97% ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी ट्रेडर आते हैं मार्केट में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली देयर माइंडसेट। हाँ, अगर कोई लास्ट हाफ एन आवर में आता है देन वी कैन से इट्स प्योरली स्पेकुलेटिव, बट नॉनदलेस इस प्रपोजल में ये कहा गया है कि 5 दिन ट्रेडिंग नहीं रहेगी। BSE और NSE को अपनी तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट चुनना पड़ेगा, किसी एक दिन को चुनना पड़ेगा और उस दिन ही आप अपने इंडेक्स में ट्रेडिंग करवा सकते हो। दिस इज़ एक्चुअली अ गुड मूव फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रेडर्स, क्योंकि इतनी सारी एक्सपायरीज होने के कारण मार्केट में गैम्बलिंग बिहेवियर धीरे धीरे ग्रेजुअली ट्रेडर के जहन में, दिमाग में डल चुका था, तो शायद इस मूव के कारण रोल बैक हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स लाए गए हैं, जो कभी नहीं होते थे लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आए हैं, तो मार्केट में जब इनको लाया गया था तब इस चीज़ को इमेजिन या कैलकुलेट या विजुलाइज करने की कोशिश नहीं की गई थी। अगर हम मार्केट में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आएंगे वीकली एक्सपायरी के साथ, तो उस समय भी इस चीज़ को विजुलाइज किया जा सकता था कि यार अगर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो ज़्यादा ट्रेडिंग होगी तो माइंडसेट एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करने का ज़्यादा होगा, क्योंकि अब हर रोज़ एक्सपायरी होने वाली है। अब इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए हमने पिछले 5, 6, 7 साल का डेटा चेक करने की कोशिश की कि जब जब कोई नई एक्सपायरी लाई गई, क्या उस समय मार्केट का बिहेवियर में फ़र्क आया था या मार्केट बस चले जा रही थी और कोविड और इन्फ्लुएंसर या आज की तारीख में जो ऑप्शन ट्रेडर का माइंडसेट है, ये सब रीजंस हैं मार्केट में टर्नओवर के चेंज होने के। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी 27 मई 2016 को NSE के द्वारा लॉन्च की गई थी। उस समय के जो मार्केट का टर्नओवर हुआ करता था, प्रीमियम टर्नओवर, तो एक लेवल पे टिका हुआ था, मतलब 27, 28, 30, 35 हज़ार करोड़ रुपए ऑन ए मंथली बेसिस कुछ समय चला। लेकिन अगर आप 2017 में जाएंगे तो धीरे धीरे ये नंबर ऑलमोस्ट डबल हो गया। इंडेक्स ऑप्शंस में निफ्टी को विद वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट 11 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट वीकली एक्सपायरी के साथ आया तो नंबर और बढ़ने लगे। मार्च 2020 तक ये नंबर 7 से 8 गुना बढ़ चुका था और अभी मार्केट में 2 एक्सपायरीज ही लॉन्च हुई थी और अभी समय भी ज़्यादा नहीं हुआ था, कोविड भी नहीं था, फिर इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं थे और ये नंबर बढ़ता गया। जनवरी 2021 में फिन निफ्टी को लाया गया और जैसे ही फिन निफ्टी आया, विद इन द नेक्स्ट मंथ दैट नंबर चेंज्ड बाय 50% मोर, मतलब इंडेक्स के टर्नओवर की वैल्यूएशन 150% हो गई। और इसके साथ साथ कोविड का इम्पैक्ट भी आया, इन्फ्लुएंसर्स भी आए और भी बहुत सारे रीजंस थे, लोग भी फ्री बैठे थे, पैसा भी पड़ा था और तब जाके इम्पैक्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स का आया जहां पे टर्नओवर का इंक्रीज देखा गया। लेकिन इससे पहले का इम्पैक्ट इन्हीं वीकली एक्सपायरीज ने किया था और आज की तारीख में भी मई 2023 में जब BSE ने बैंकेक्स और सेंसेक्स को रीलॉन्च किया,
उस समय से पहले बीएससी का टर्नओवर और आज की तारीख में बीएससी का टर्नओवर क्या पहुंच चुका है, ये डेटा तो सब जानते हैं। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में वीकली एक्सपायरीज के साथ ट्रेडिंग करने की जो ये लत है, स्पेकुलेटिव माइंडसेट है, गैम्बलिंग बिहेवियर है, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लाया गया है, अपने आप से नहीं आया। अभी सारी वीकली एक्सपायरीज को वापस बुलाने की कोशिश की जा रही है। जब ला गया था तभी लेके नहीं जाना चाहिए था। मतलब सेबी अपना पुराना फैसला वापस ले रहा है, कोई नया फैसला लेके नहीं आ रहा। इसके अलावा कैलेंडर स्प्रेड का जो बेनिफिट एक्सपायरी डे पे ट्रेडर्स को मिलता था, उसको हटा लिया गया है। इससे कुछ हद तक ऑप्शन सेलर्स को इंपैक्ट होगा। छोटे ऑप्शन बायर, छोटे ऑप्शन सेलर्स को इसका ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। स्पेशली उन लोगों को पड़ेगा जो हेजिंग का इस्तेमाल करते हैं अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा सेबी ने कहा है कि मार्केट इंस्टीट्यूशंस को, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस को, पोजीशंस की लिमिट्स को मॉनिटर करना है इंट्राडे लेवल पे, जो कि अगेन एक ट्रेडर्स के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं लेके आती। लेकिन कोई भी बड़ा स्पाइक बनता है या मार्केट में कुछ अनयूजुअल बिहेवियर होता है, उन चीज़ों के ऊपर अब एक्सचेंज को या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को नज़र रखनी होगी। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि उसकी नज़र रखने के बाद कोई स्टेप लिया जाता है या सिर्फ नज़र रखने को कहा गया है। एंड फाइनली ईएलएम एक्सट्रीम लॉस मार्जिन को इंक्रीज करने का प्रपोजल है, जिसमें कहा गया है कि एक्सपायरी शुरू होने से एक दिन पहले ईएलएम को 3% से बढ़ा दिया जाएगा और एक्सपायरी के दिन 5% मार्जिन ईएलएम की तरफ से ऐड कर दिया जाएगा। मतलब जो लोग स्पेशली सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग या एफ&ओ में ट्रेडिंग करते हैं, एक्सपायरी के दिन आकर उनको मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। दैट प्रोबेबली मेक सेंस एज एन एंट्री बैरियर। देखिए, मोर और लेस ये सब चीज़ें करके मार्केट में सेबी चाहता ये है कि इसमें एंट्री बैरियर्स इंक्रीज हों। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सेबी ने पूरे कंसल्टेशन पेपर में ये बात करने की कोशिश की है कि नुकसान बहुत हो रहा है। दिस इज अ मैक्रो इशू है, तो सेबी को कोई ना कोई बड़ा स्टेप लेना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग एफ&ओ में एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब पैसा बना रहे हैं, पिछले कुछ समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आज प्रॉफिटेबल हैं और उनको एक करियर दिख रहा है, या ऑलरेडी कुछ लोग करियर बना के बैठे हैं, मतलब यहाँ पे वो फुल टाइम करेंगे, उनका क्या? उनके बारे में बात नहीं की गई है। ये जो 7 नए रेगुलेशंस आने वाले हैं, उससे उनके ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इसमें से कॉन्ट्रैक्ट साइज डायरेक्ट इंपैक्ट लेके आता है। उनके एग्जिस्टिंग सेटअप जो चल रहे हैं, जो उन्होंने रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के साथ बना के रखे हुए हैं, बैक टेस्टिंग करके सेट किए हुए हैं, अपने एल्गोज चला रहे हैं, उन सबको कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्यों चेंजेस करने पड़ेंगे? क्योंकि एक सेट ऑफ बायर, एक सेट ऑफ सेलर मार्केट से जा रहा है वॉल्यूम के साथ, और जब वो जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग सेट ऑफ ट्रेडर्स रह जाएंगे वो कुछ अलग होंगे, एक सबसेट चला जाएगा, तो मार्केट का बिहेवियर भी अलग होगा, यूज़र का बिहेवियर भी अलग होगा। होपफुली एटलीस्ट सेबी का तो ये मानना है ये सब 7 रेगुलेशंस करने के बाद ये सब चेंजेस आएंगे, और अगर वो चेंज आ गया और जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल ट्रेडर है इन चीज़ों के कारण उसके ऊपर भी इंपैक्ट आएगा, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। और इसके अलावा सेबी ने अपने पिछले 2-3 साल में 2 कंसल्टेशन पेपर निकाले हैं। एक एफ&ओ ट्रेडिंग कौन कर रहा है वो 89% लॉस में है, दूसरा इंट्राडे ट्रेडर 71% लॉस में है। लेकिन दूसरे वाले कंसल्टेशन पेपर में ये बताया गया था कि पिछले 3 साल से जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है उसमें से 46% इंट्राडे ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल हैं। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग कर रहे हैं, और जो कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है वो पैसा कमा रहा है। ये जो पार्ट है, जो कंसिस्टेंट इंट्राडे ट्रेडर वाला पार्ट है, वो एफ&ओ में मिसिंग है। एफ&ओ की रिपोर्ट में ये बताना चाहिए था कि जो कंसिस्टेंटली एफ&ओ ट्रेडिंग कर रहा है पिछले 3 साल से, क्या वो प्रॉफिटेबल है, किस तरह का वो ट्रेडर है, किस तरह की कैपिटल के साथ वो ट्रेड कर रहा है, ये सब चीज़ें अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर की रिपोर्ट में बता सकते हैं तो आपको एफ&ओ की रिपोर्ट में भी बताना चाहिए था। देयर वाज वन ऑप्शन फॉर यू टू पुट दैट पार्ट हेयर एज वेल। आप ये भी तो बता सकते थे कि जो 3 साल का कंसिस्टेंट एफ&ओ ट्रेडर है वो कितने प्रॉफिट के साथ है, क्योंकि अगर आप वो रिसर्च करते तो शायद इतने सारे कर्व्स आपको इस एफ&ओ ट्रेडर के ऊपर नहीं लगाने पड़ते। बट नॉनदलेस अभी ये कंसल्टेशन पेपर आया है, आप इस पे अपनी फीडबैक जरूर दें। और ये कंसल्टेशन कैसे करना है आपको लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस लिंक पे क्लिक करके आप कुछ ऐसा यहाँ पे पहुंच जाएंगे। आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। कंसल्टेशन पेपर्स में से आपको लास्ट का कंसल्टेशन पेपर जो कहता है कि कंसल्टेशन पेपर ऑन मेजर्स टू स्ट्रेंथन इंडेक्स डेरिवेटिव्स फ्रेमवर्क फॉर इंक्रीज्ड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड मार्केट स्टेबिलिटी, इसको चूज करना है। चूज करने के बाद रेगुलेशन नॉट एप्लीकेबल प्रपोजल्स, जो 7 के 7 प्रपोजल्स दिए गए हैं, एक एक करके आपको चूज करने पड़ेंगे। जो आपको ठीक लगता है आप उसको चूज करें। कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट दीजिए। अगर आपके पास कोई फीडबैक है, ये एक एक करके ही आपको करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप फीडबैक देते रहेंगे वो सेव होती रहेगी। आपको अगले प्रपोजल पे जाना है, सबमिट करते रहना है। एक एक करके हमने 7 पॉइंट पे अपना फीडबैक दिया एंड फाइनली वी हैव डन दी
फीडबैक ऑन दिस कंसल्टेशन पेपर। तो दोस्तों बाकी कुछ करो ना करो, लेकिन ये फीडबैक ज़रूर देना, दैट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड वी कैन ओनली बी होपफुल कि सेबी ये सारी फीडबैक को समझे, परखे और उसके बाद ही फाइनल फैसला ले। इन सब 7 प्रपोजल में क्या चीज़ ठीक की जा सकती थी, या ऐसी क्या चीज़ थी जो सेबी ने इस प्रपोजल में मिस आउट कर दी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी यूजफुल। आप ये चीज़ इस कंसल्टेशन पेपर में भी डाल सकते हैं जो आपको लगता है कि करी जानी चाहिए। अभी इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।